हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और क्विक वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आने से इनकार कर रही हैं, धड़ाधड़ अपने जो विजिट्स हैं पाकिस्तान के लिए वो कैंसिल कर रही हैं, पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड। उसकी हम पॉसिबल रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा अफसुर्द हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों से आप पूछ सकते हैं कि इसका गम कितना शदीद है। जो इंडियंस हमारी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर उनका दिल कर रहा है हमारा मजाक उड़ाने का तो आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों कौमें पिछले 75 साल से यही कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक ही उड़ा रहे हैं। तो आप उड़ाएं, जितना मर्जी मजाक उड़ाएं। इसकी जो दर्द है वो सिर्फ पाकिस्तानी समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लाने का मकसद ये था कि कुछ पॉसिबल रीजंस डिस्कस की जाएं कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये मेरा एनालिसिस होगा, ये मैं कोई ऐसे नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि जितनी भी ये मैं बातें करूँगा इस वीडियो में वो 100% फैक्ट्स पर मबनी होंगी। ये मेरा फैक्ट बेस्ड एक तज्जिया होगा जो मेरी अपनी सोच है, और इसी वजह से आज मैं कुछ मल्टीपल रीजंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो दौरे कैंसिल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप याद करें ऑकुस अलायंस के बारे में, जो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। जो एक नया मिलिट्री इत्तेहाद सामने आया है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। ये इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक के रीजन में इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो गौर से देखी है, स्पेशली उसका एंड वाला पार्ट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑकुस का अलायंस सामने आया है वो ऑलरेडी जो एक इस्टेब्लिश्ड इत्तेहाद था उससे एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका ही हिस्सा है। और वो इत्तेहाद है 5 मुल्कों पर मुश्तमिल, जिसको कहते हैं 5 आइज़। वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये टिपिकल गोरे ममालिक का इत्तेहाद है, वाइट पीपल, वाइट कंट्रीज़, जो कि यूके और यूएस के ही क्या कह सकते हैं आप, चमचे कह लें या कुछ भी कह लें, या उनके दोस्त यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 आइज़ का जो इत्तेहाद है, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का ये इत्तेहाद है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने बनाया था। 5 आइज़ का जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का नेटवर्क है वो अपनी जगह पर मौजूद है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया ऑकुस की शक्ल में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जाएंगी। और अब ये मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म हो चुका है कि न्यूजीलैंड ने जो दौरा कैंसिल किया था अपना, वो 5 आइज़ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसकी बेस पर किया गया था। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो न्यूजीलैंडर्स हैं ना वो बड़े शरीफ लोग हैं, वो किसी आलमी साजिश का हिस्सा नहीं बनते ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जो पुराने जो मुआहदे किए हुए हैं, जो सुपर पावर्स के साथ किए हुए हैं, यूके और यूएस जैसी पावर्स के साथ, वो उनको अभी भी उन्हें निभाना पड़ता है। तो ये न्यूजीलैंड की मजबूरी है। 5 आइज़ की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड उनमें सबसे आखिर में आता है। कंपैरेटिवली एक वीक मुल्क है 4 जायंट्स के मुकाबले में, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मुकाबले में। तो आप खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो न्यूजीलैंड को दी गई थी, जो कंफर्म होगी है 5 आइज़ की तरफ से थी, वो किसकी जानिब से दी गई होगी। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम। और ये बात कुछ रूमर्स सोशल मीडिया पे आई थी कि यूके था जिसने ये सबसे पहले शेयर की थी, जिसको पाकिस्तान में जो यूके के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी एम्बेसी की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। उन्होंने एम्बेसी का वर्ड यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया कि यूके ने नहीं दी उनको। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें यूके और यूएस ही इन्वॉल्व थे। 5 आइज़, ये बात इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि वो जो थ्रेट जारी किया गया था वो 5 आइज़ की जानिब से था। और 5 आइज़ का रूह रवां कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, यही 2 पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है वो कोई मेन कल्प्रिट नहीं है, वो बड़े शरीफ से लोग हैं, और उनको जब उनको थ्रेट का बताया गया तो ऑब्वियसली उन्होंने इसको कैंसिल ही करना था। और फिर बड़ा एजेंडा हमारे सामने आया जब इंग्लैंड ने भी इसको कैंसिल कर दिया, और इंग्लैंड ने कोई डेफिनेट रीजंस नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जी हमारे प्लेयर्स अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे, मतलब वाइब्स की बेस पर उन्होंने एक इतना इम्पॉर्टेंट टूर उन्होंने कैंसिल कर दिया। जबकि इनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने कोविड के दौरान मुश्किल हालात में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की मदद की थी, और उन्होंने उस वक़्त हमारी एप्रिसिएशन की ट्वीट भी की थी।
अब इस चीज़ को अफगानिस्तान के एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान में हम सबको पता है अमेरिका को हुई है शिकस्त और यूएस में एक बहुत बड़ी एंटी पाकिस्तान लॉबी इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को देना चाहती है। बेसिकली कुर्बानी का बकरा हमें बनाना चाहते हैं। वो सारी यूएस इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, उनमें से बहुत से लोग हमसे राब्ते भी रखते हैं। अभी रिसेंटली वो उनके CIA के चीफ भी आए हुए थे, तो उनके वो राब्ता भी रखते हैं, उनको हमारी ज़रूरत भी है। अभी कल मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरह अमेरिका के एक राइट विंग जर्नलिस्ट ने इमरान खान की मदद की अपील की और इमरान खान ने की, पाकिस्तान ने की उनकी मदद। तो अमेरिकन्स को गाहे बगाहे हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तानी लॉबी मौजूद है वाशिंगटन DC में जो कि इंडियंस के साथ काम कर रही है। इंडिया जो है उसका एक ही मकसद है फॉरेन पॉलिसी का, मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को वो डिफेम करें, डिस्क्रेडिट करें, उसके लिए वो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो वो जो लॉबीज़ है ना, जो पूरी दुनिया से जो इकट्ठी हो जाती हैं, वो बड़ा पैसा लगा रही हैं, फेक न्यूज़ भी वो फैलाती हैं और फिर पूरे नेटवर्क्स हैं। वो EU की जो डिसइंफो लैब थी उसने हमें सब बता दिया था। अफगानिस्तान में अपनी बदतरीन शिकस्त का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर वो डालना चाहते हैं, जबकि इमरान खान ने अपनी अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में जो CNN को वो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें उन्होंने बता दिया, मतलब उन्होंने बड़ी फैक्ट बेस्ड बात की कि यार आप नंबर्स की बात करें कि पाकिस्तान का टोटल बजट $50 बिलियन है, जबकि यूएस का $7 ट्रिलियन का बजट है। 7 ट्रिलियन में तकरीबन 7,000 बिलियन आते हैं। 7 ट्रिलियन में 7,000 बिलियन, तो कहाँ 7,000 बिलियन और कहाँ 50 बिलियन, ये फ़र्क है बजट्स का। और एक तरफ यूएस पिछले 20 सालों से उनकी अफ़गान आर्मी को ट्रेन करता रहा और जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दूसरी तरफ हम तालिबान को ट्रेन करते रहे, तो ये तो इक्वेशन ही बिल्कुल गलत है। ये इमरान खान ने भी कहा और मैंने भी इस वीडियो में मेंशन किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को कंट्रोल कर रहा है या नहीं। तो उसके एंड पे भी मैंने इसी सिमिलर बात की थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, हमारे मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, IMF के पास हमें जाना पड़ता है, तो हम कैसे एक इतने बड़े इत्तेहाद को शिकस्त दे सकते हैं। तो ये बात फैक्चुअली बिल्कुल गलत है जिसका इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है और ये सारा इल्ज़ाम उधर से ही जनरेट होता है जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज़ बैठी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। अमेरिका ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि जी आपने किसी मुल्क को गंदा करना है तो जी हमारी कंपनीज़ को पैसा दो, वो आपके लिए काम करेंगी, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी और वो पैसा भी इन दी एंड अमेरिका को ही जाता है। अगर आज पाकिस्तान फैसला करता है ना कि जी हमने इंडिया को डिफेम करना है, इंडिया को गंदा करना है, तो पाकिस्तान को भी फिर वहाँ पर ही जाना पड़ता है यूएस में, क्योंकि सबसे पावरफुल लॉबीज़ वहाँ पे बैठी हैं। तो बेसिकली एंटी पाकिस्तान लॉबीज़ का इल्हाक हो गया है जो अमेरिका में बैठी हैं, जो समझती हैं कि हमारी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया। इनके इंटरेस्ट एक हो जाते हैं और वो फिर मिलकर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हिट करते हैं। फिर हमारे लीडर्स की जानिब से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जिनका अमेरिकन्स को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ये एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने कहा था, ओपनली उनके मुंह पे कहा था कि हम कोई बेसिस नहीं देंगे आपको। इसके अलावा इमरान खान के गाहे बगाहे आते रहते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स। अभी रिसेंटली वो कह रहे थे कि जी इनकी जो पूरी बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए उन्होंने इग्नोरेंट का वर्ड यूज़ किया, मतलब इनको कुछ पता ही नहीं था अफगानिस्तान के हवाले से कि क्या होने जा रहा है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली यूएस जो अमेरिका बहादुर जिसको आप कह सकते हैं उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि वो है अमेरिका बहादुर। वो कहता है कि ये छोटे ममालिक, इनकी जुर्रत कैसे हो सकती है हमें बोलें। आप देखें जो इनके ख़िलाफ़ जो थोड़ा सा तगड़ा होकर बोलता है फिर उसका क्या हाल किया जाता है। ईरान को आप देख लें, ईरान पे सैंक्शंस क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि ईरान इनकी मानता नहीं है। तुर्की को भी बड़ा तंग करने की कोशिश की जाती है। तुर्की की अगर बात करें तो उर्दगान ने बड़ी दफ़ा जिक्र किया हुआ है कि हमारी इकॉनमी को हिट किया जाता है, मतलब डॉलर के मुकाबले में उनकी जो लीरा करेंसी है उसको वीक किया जाता है, क्योंकि तुर्की भी वेस्टर्न पावर्स को बड़ा चुभता है जब तुर्की उनके साथ नहीं चलता। इस तुर्की की एक है वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा जो बड़े अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बनाए हुए हैं वेस्ट के साथ, लेकिन उर्दगान जब इस तरह आते हैं, जब अपने मफादात की बात करते हैं, वेस्ट पे तनकीद करते हैं, तो फिर वेस्ट को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो आजकल पाकिस्तान उस स्टेज में आप कह सकते हैं। ये अफ़गानिस्तान का जितना भी सागा हुआ है उसमें हमने ये देख रहे थे कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स, इस तरह का इमेज जा रहा था कि जैसे हम बड़ा कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि वेस्ट को ये नहीं समझ आती, वो हमारे एंगल से नहीं सोच सकता। वेस्ट हमारा बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, हमारी ऑब्वियसली अप्रोच डिफरेंट होगी। हमारा मतलब वेस्टर्न साइड पूरी हमारे मुल्क की वो अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है।
तो ये वेस्ट कभी भी नहीं समझ सकता कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम किसी सुख का सांस लेते हैं कि वहाँ पर अब हमें अमन की उम्मीद है, वेस्ट इस बात को नहीं समझ सकता। और इस चीज़ को समझने के लिए आप ये वीडियो देखें जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्यों भारत की नींदें हराम हुई हुई हैं और क्यों पाकिस्तान में इस वक्त इत्मीनान की कैफियत थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद। और इसके अलावा अमेरिकन की हमेशा से आदत थी कि वो पाकिस्तान से येस ही कहलवाते थे, और जब आप उनके सामने येस करते हैं तो आपके बड़े फ़ायदे होते हैं। जनरल अयूब उसने अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम किया, जनरल ज़िया ने उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया, और भी बड़े लीडर्स आए। जरदारी साहब 2009-10 की बात करें जब अमेरिकन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा थी अफ़गानिस्तान में, और हमारी बैंड बजाई हुई थी अमेरिका ने। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हो रहे थे लेकिन फिर भी अमेरिका ने हम पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ था। तो जरदारी वगैरह या हमारे जो लीडर्स थे उस वक्त क्या करते थे, कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी अमेरिका के बारे में? वो तो जब विज़िट करते थे, जो सारा पैलन उनकी एक पॉलिटिशियन है उससे हाथ मिलाते हुए, वो तो उनका हाथ ही नहीं छोड़ते थे। तो ये हाल था हमारे लीडर्स का। मुशर्रफ ने भी उनके साथ अलायंस कर लिया। मुशर्रफ की कभी कोई हिम्मत नहीं हुई उनके आगे बोलने की, उनको क्रिटिसाइज़ करने की, जब तक वो सदर रहे। फिर नवाज शरीफ का जब दौर आया, ये 2013 से 18, इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी अमेरिका के हवाले से। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो अमेरिकन ने हमारे से मदद मांगी, जब हमने उनका वो काम कर दिया अब अमेरिका चला गया, टाटा बाय बाय, हम आपको जानते भी नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने लगा हूँ कि जब आप अमेरिका के दोस्त होते हैं, जब आप उनके पार्टनर होते हैं या एलाय होते हैं किसी भी मकसद में, तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री होते हैं। आपसे अच्छा कोई होता ही नहीं है भाई। और ये हमने भी इस चीज़ को एंजॉय किया हुआ है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू हम अभी रीसेंट पास से ही करते हैं। 2 साल पहले की आप चीज़ें देख लें, जब हम मदद कर रहे थे उनकी तालिबान से बातचीत करवाने में, तो किस तरह हमें प्रोटोकॉल दिए जा रहे थे। जब इमरान खान का दौरा हुआ अमेरिका का, तो क्या उनकी मिलिट्री, क्या उनकी सिविलियन लीडरशिप किस तरह इमरान खान के आगे आगे, मतलब उनके आसपास मंडला रही थी। नैन्सी पेलोसी उनकी जो स्पीकर हैं उनकी पार्लियामेंट की, वो किस तरह उनको वेलकम कर रही थी। इमरान खान उनके कांग्रेसमैन से खिताब कर रहे थे अमेरिका के। ट्रंप उनको किस तरह वेलकम कर रहे थे। ट्रंप की बीवी, मतलब फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो किस तरह इमरान खान के साथ तस्वीरें शेयर कर रही थी सोशल मीडिया पे। मेलानिया ट्रंप आपको याद होगा। और उसी साल इमरान खान के टूर के 2 महीने बाद रॉयल कपल आ जाता है यूके से, और जी हमारी बड़ी वाह वाह की जाती है। वो पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, वो चित्राल की तरफ जाते हैं, वो मरगला की पहाड़ियों की सैर करते हैं, वो वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। इसके अलावा वो स्कूलों के विज़िट करते हैं। और तो और शाही जोड़ा यहाँ पे सड़कों पे क्रिकेट खेल रहा होता है और वो पाकिस्तान को पैगाम दे रहे होते हैं अभी 2 साल पहले कि पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये तब होता है जब आप वेस्ट का साथ दे रहे होते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली यूके और यूएस, ये बड़े कोऑर्डिनेटेड अंदाज में काम करते हैं। किस तरह अमेरिकन हमें इज्जत दे रहे थे और 2 महीने बाद शाही जोड़ा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा था। और उन सारी चीज़ों के 6 महीने बाद क्या होता है, अमेरिकन और तालिबान के दरमियान एक डील हो जाती है अफ़गान पीस प्रोसेस के नाम से, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अहम रोल था। पाकिस्तान ने ही उनकी मदद की, तो वो दोनों आमने सामने बैठे और उन्होंने मुआहदा किया। मुआहदा क्या था? अमेरिकन का सेफ विड्रॉल। ये बड़ी समझने की बात है, ये इसको ज़रा आप गौर से समझें। अमेरिकन ने वो मुआहदा सिर्फ अपने लिए किया था कि उनका जो एम्बेसी स्टाफ है या उनकी जो मिलिट्री है, उनका सेफ वहाँ से इवैक्यूएट उनको किया जाए अमेरिका में। अभी आप देख लें, तालिबान की जब हुकूमत आई 16 अगस्त को, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अमेरिकन ने अपना 1 लाख से ज़ायद बंदा निकाला है, और तालिबान ने उनको हाथ भी नहीं लगाया। तालिबान ने उनको हाथ जनवरी 2020 से नहीं लगाया, जब ये मुआहदा हुआ था जो पाकिस्तान ने करवाया था। तो तालिबान अपनी जो कमिटमेंट थी उस पर पूरा उतरे। तालिबान ने किसी फॉरेन ट्रूप को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ था, वो भी दाइश की तरफ से एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था काबुल एयरपोर्ट के बाहर। जबकि दूसरी तरफ आप डील देखें तालिबान और अमेरिकन के दरमियान, वो बड़ी एक मजबूत डील थी जिसको पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट करवाया। और वेस्ट ये भूल चुका है कि उस वक़्त ये हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि जी आप हमारा सेफ पैसेज में हमारी मदद करो। वो चीज़ हो गई,
निकल गए और अब इस तरह हाथ झाड़कर अब हमें वो पहचान भी नहीं रहे, बल्कि अब हमें वो डिच करवाना शुरू हो गए हैं। सिर्फ अफगानिस्तान से निकलने में ही हमने उनकी मदद नहीं की। ये 16 दिन में जो इन्होंने 1.5 लाख से ज़ायद बंदा निकाला है, उनमें से कई लोग फिर पाकिस्तान भी आए। पाकिस्तान के होटलों में उनको पनाह दी गई, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया ब्रिटिश और यूएस ट्रूप्स को। वो भी हमने देखा कि उसके लिए भी उनको किसकी ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान की। और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत से फॉरेन मिनिस्टर, यूके के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, शाह महमूद कुरैशी। ये अभी सिर्फ 1 महीना पहले पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही थी, पाकिस्तान के गुण गाए जा रहे थे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। अमेरिका का आपको पता है कि उसको न्यूक्लियर के वर्ड से चिढ़ है अगर वो कंट्री न्यूक्लियर हासिल करने की कोशिश कर रहा हो जो इनका एलाय नहीं होता। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ क्या टसल है इनकी। तो आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कैसे बना लिया न्यूक्लियर। पाकिस्तान पे अल्लाह की कोई ख़ास करम नवाजी थी जब ये ज़िया के दौर में 80s में ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ये जंग लड़े थे हम मिलकर। पाकिस्तान ने उस मौके को गनीमत जाना और सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उस वक्त काम को फुल बढ़ा दिया था हमने, क्योंकि हमें पता था कि अमेरिकन को हमारी ज़रूरत है। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देनी थी हमारी मदद से। हम वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मिलकर अमेरिकन के साथ मिलकर सोवियत को मार रहे थे और पाकिस्तान में सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। तो ये आप देखें कि जब आप एलाय होते हैं अमेरिका के, तो आप चाहे एक मुस्लिम कंट्री हो, चाहे आप उनसे बहुत दूर हों, लेकिन आपको फिर न्यूक्लियर की भी इजाज़त एक किस्म की मिल जाती है। और उसके बाद क्या हुआ, 90s में जब अफ़गान वॉर ख़त्म हुई, तालिबान की हुकूमत आई, 98 में पाकिस्तान ने दुनिया को ओपनली बता दिया कि जी हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, हम पे सैंक्शंस लगा दी गई। और वही सैंक्शंस एक बार फिर अमेरिका बहादुर को भूल गई जब 2001 में मुशर्रफ के दौर में उनको हमारी फिर ज़रूरत पड़ गई 9/11 की। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर की, जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये है वेस्ट की मेंटालिटी। उनकी नज़र में आपसे अच्छा कोई होता ही नहीं है पूरी दुनिया में जब आप उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है तो टाटा बाय बाय, तू कौन मैं कौन। अच्छा, इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभी रिसेंट ये वाक़या हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान को हर्ट करने की कोशिश की गई है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टूर कैंसिल करा के, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, इसकी एक हिस्ट्री है। स्पोर्ट्स को एज अ जियोपॉलिटिकल टूल बड़ा अरसे से यूज़ किया जा रहा है। सबसे इसकी बड़ी एग्जांपल क्या है, 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक्स थी, जो सोवियत यूनियन में मुनक्किद होनी थी, उसका 65 मुल्कों ने उसका बॉयकॉट किया था। और वो जो ममालिक थे ज़्यादातर वो अमेरिका के इत्तेहादी थे। और अफसोस के साथ उनमें एक मुल्क का नाम पाकिस्तान भी था, मतलब हम भी थे जिन्होंने उस वक़्त रशिया को दुख पहुँचाया था स्पोर्ट्स को यूज़ करके। पूरी दुनिया में इन्होंने बॉयकॉट करवाया था ये मॉस्को ओलंपिक्स का। टर्की की मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि टर्की के साथ किस तरह इकोनॉमिक एस्पियोनाज किया जाता है, उनकी करेंसी को वीक करने की कोशिश की जाती है, उस पर अटैक्स किए जाते हैं। क्योंकि आजकल टर्की और वेस्ट के भी बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बड़े अरसे तक टर्की वेस्ट का मेन एलाय रहा है, लेकिन अब इनके कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो टर्की को भी हिट किया जाता है। ईरान जो एब्सोल्युटली नॉट जैसी चीज़ें जब वो कहता था, इनके जो प्रेसिडेंट थे अहमदीनेजाद, ये बड़ा लताड़ते थे ओपनली, तो उस वक़्त फिर जो शदीद पाबंदियाँ लगाई गई ईरान के ख़िलाफ़, वो हम सब के सामने है। पाकिस्तान पे भी आधी तलवार लटकाई हुई है, ये FATF की भी तलवार लटकी हुई है। अब ये स्पोर्ट्स के ज़रिए हमें हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं, यानी कि सज़ा देने के लिए ये इक़दामात इनको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो टैक्टिक्स हैं ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर कम्प्लीटली अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये क्या है, तो ये 30 मिनट की मेरी वीडियो है, ये लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी, इसको लाजमी देखिए। नो डाउट ये एक पेनफुल मरला है पाकिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान में जो अमन की उम्मीद है, जो स्पेशली पाकिस्तानियों में एक पैदा हुई है, बहुत सी दुनिया की ताकतें उनको हमारी खुशी नसीब नहीं है, मतलब उनको अमन हमारा नसीब नहीं है। उनकी जो फैक्ट्री हैं वो इसी बात पे चलती हैं कि यहाँ पर धमाके होते रहें, यहाँ पर पटाखे फटते रहें। तो जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारे मुल्कों में इन पटाखों का और इन धमाकों का बिल्कुल ख़ात्मा किया जाए, तो बहुत से लोगों को फिर तकलीफ़ तो होगी। दुख की बात तो है ये ऑब्वियसली, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगा ये सब कुछ। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो रहा है और हो चुका है, स्पेशली अफ़गानिस्तान के बाद। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान ने जिस तरह अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी।
तो इस तरह के जो इकदाम होते हैं नो डाउट वक्ती तौर पर आपको ज़रूर हर्ट करते हैं, लेकिन जल्द ही आप इनसे निकल भी जाते हो। इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी है। जैसा कि रमीज़ राजा साहब भी कह रहे थे कि अब हमारी क्रिकेट को इम्प्रूव करने का टाइम है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करें, अपनी क्रिकेट को इतना तगड़ा बना दें। इसके अलावा पूरी सोसाइटी को हमें रीवैम्प करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर जो बेहतरी है उसको उजागर करें, अपने ऊपर काम करें। इसीलिए इसी सूरत में आप मुल्क का भला कर सकते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, ताकि आपका मुल्क भी तरक्की करे। मुल्क तभी तरक्की करता है जब वहाँ के इंडिविजुअल्स अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तरक्की याफ्ता सोच के हामिल होते हैं। ये एक आइडियल टाइम है। ये कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 मैचों से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई अफसोस का मकाम नहीं है। ये सब गुजर जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल राइज। पाकिस्तान इज़ राइजिंग राइट नाउ। पाकिस्तान मज़ीद राइज करेगा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यार हम सबको पता है, अभी 10 साल पीछे ही चले जाएं, हमने कैसे कैसे टाइम्स देखे हुए हैं, किस तरह का वक्त हमने देखा हुआ है। लाहौर में, पेशावर में, कराची में जो वाक़यात होते थे, बलूचिस्तान में, हम बहुत लंबा और कठिन सफ़र तय कर भी आए हैं, ये भी याद रखें। मेरा एंड पर यही मशवरा है कि दुखी होने के बजाय या न्यूजीलैंड को बुरा भला कहने के बजाय अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करें। ऐसे जो मौके होते हैं ये आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम देते हैं कि आप अपने अंदर की जो गलतियां हैं उनको ठीक करें और फिर एक स्ट्रॉन्ग अंदाज से आप दोबारा इमर्ज हो सकें। उस सूरत में आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उभरते हैं।